नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात राम मंदिर आयोजन की। 22 जनवरी को होने जा रहे भव्य कार्यक्रम के कई पहलुओं की तैयारियों ने गति पकड़ ली है। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर यानी कल अयोध्या का दौरा करने जा रहे हैं, तो विपक्ष के खेमे में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी जाएंगी या नहीं, अभी तक ये साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार दोनों को निमंत्रण जा चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस में 3 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिनमें सोनिया गांधी, संसदीय दल के अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, नेता विपक्ष लोकसभा हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जाने पर भी सवाल बना हुआ है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं उन्हें निमंत्रण गया है, वहां के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, जबकि दीदी की तरफ से कुछ साफ नहीं कहा जा रहा है। इन खबरों के कई राजनीतिक मायने हैं। 2024 के चुनावों से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का महत्व है, बीजेपी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, कि वो किस तरह का रुख अपनाता है आस्था के इस आयोजन पर। तो बीजेपी को चुनौती के लिए बने हुए जो इंडिया गठबंधन के अनेकों सदस्यों की राय इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने पर बटी हुई है। खास तौर से शिवसेना उद्धव गुट का कहना रहा है कि राम सबके हैं और बीजेपी उन्हें हाईजैक कर रही है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। सीपीएम के सीताराम येचुरी का कहना है कि धर्म एक निजी विषय है और वे कार्यक्रम में नहीं जा रहे। लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर हर पहलू की समीक्षा की, जायजा लिया, क्योंकि कल वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तो आइए सुन लेते हैं कि सुकांत मजूमदार, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है ममता दीदी को निमंत्रण पर और उनके जाने पर। এখন সরকারের কাজ মন্দির তৈরি করা না, এবং রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে সরকারের টাকায়, কিন্তু তৈরি হয়নি। বাংলার ভারতবর্ষের গোটা দেশের জনগণের টাকায় তৈরি হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেখানে যাবেন না, কারণ মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু বিরোধী। এটা যদি অন্য কোনো ধর্মের অনুষ্ঠান হতো মুখ্যমন্ত্রী চলে যেতেন, মুখ্যমন্ত্রী ভ্যাটিকানে যেতে পারেন, কিন্তু অযোধ্যাতে যাবেন না। মুখ্যমন্ত্রী ঈদের নামাজে যেতে পারেন রেড রোডে, কিন্তু অযোধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই যাবেন না। और इस पर हम राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है अयोध्या से विनय कटियार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी जुड़ने के लिए। आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा 22 तारीख का जो जश्न जिस तरह से मनाया जाएगा, जो कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है। आप भी अयोध्या पहुंचे हैं, जिस तरह से आपसे बात हुई थी, क्या तैयारियां आप वहां पे देख रहे हैं? अयोध्या कितनी बदली हुई है? अयोध्या क्या बदलेगी? भगवान राम तो बदल नहीं जाएंगे, वहां अयोध्या के दुकानदार बदल नहीं जाएंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म बदल नहीं जाएगा, सब तो वही है। भाव अपना अपना है, अलग अलग, उस पर लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या भव्य और दिव्य है, वो आगे भी रहने वाली। जी बिल्कुल, वो तो उसका जो महत्व है वो तो अपने आप में बना रहेगा, सदैव एक ही है। आपके क्या विचार, क्योंकि आप भी इस मसले से हमेशा जुड़े हुए हैं, कुछ विचार क्या साझा करना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा है विचार। राम मंदिर का निर्माण अब दिव्य तरीके से हो रहा है, 3 मंजिला खड़ा होना है, और वो लगभग 3 मंजिला खड़ा हो गया है। लेकिन उसका अगर हम कहें कि अभी उसमें से कुछ निकालना है, तो वो निकाल करके मीडिया के सामने लाएंगे, उसमें दिखेंगे, उनको भी दिखाएंगे। आप लोग भी अगर आएंगे तो आप सबको भी मंदिर दिखाएंगे। 22 तारीख के बाद, 22 तारीख को भी आप देख सकते हैं, 22 के बाद भी देख सकते हैं, पूरा मंदिर जाकर के देख सकते हैं। इस प्रकार का व्यवस्था रहने वाली है। जब जब उसकी होगी तो आप सबको बुलाया जाएगा। चलिए विनय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मौके पर कि आप सब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और विनोद शर्मा हमारे साथ, राजनीतिक पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, हमारे साथ हैं। सर, तो जो बात बीजेपी के तो तमाम नेता पहुंच ही रहे हैं, एक अरसे से विनय कटियार जुड़े हुए थे, वो भी तमाम नेता पहुंच गए, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं
उनमें अभी भी स्थिति साफ नहीं है। क्या असेसमेंट है आपका जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है विपक्ष के खेमे में लेकर? निमंत्रण जा चुके हैं लेकिन जाएं या ना जाएं, क्योंकि बीजेपी तो अपनी राह पर आगे बढ़ रही है। देखिए, बात यह है कि जिन जिन लोगों को निमंत्रण मिले हैं वो अपनी अपनी निष्ठा और आस्था के अनुसार निर्णय लेंगे। भगवान के यहाँ जाने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आदमी जाता है मंदिर में जब ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि वो आए। और मेरा ये मानना है कि ये निमंत्रण वगैरह का जो प्रकरण है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और ये जो चेष्टा है इसके चलते इसको एक राजनीतिक स्वरूप मिल गया है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे निधि, मैं कहना चाहूंगा कि माधव गोडबोले जो पूर्व गृह सचिव थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये जो रस्साकशी चल रही है, जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है सारा, इसको उन्होंने बोला है कि वो रामायण का महाभारत। अब ये रामायण का महाभारत खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये रामायण का महाभारत खत्म हो गया था, और जिन लोगों ने अपीलें की हुई थी, केस लगाए हुए थे, उन्होंने भी उस जजमेंट को मान लिया, मुस्लिम भाइयों ने। अब रही बात की जब वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी तो जिनको निमंत्रण दिया गया है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन दलों को जो ये सोचते हैं कि इससे हमारे मुस्लिम भाई नाराज हो जाएंगे, उनके जाने से उनका जो माइनॉरिटी वोट है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, वो गलत सोच है। मुस्लिम समाज चाहता है, वो भी इस पक्ष में था काफी व्यापक स्तर पे, कि अच्छा हुआ ये विवाद खत्म हुआ, क्योंकि इस विवाद के चलते बहुत कुछ भुगता है इस देश ने और इस देश की जनता ने। और चूंकि इकबाल ने भी कहा था इमाम हिंद भगवान राम को कि उनकी जो लोगों के मन में जो उनके प्रति आस्था है वो सिर्फ एक कम्युनिटी तक संबंधित नहीं है। दूसरी बात कि ये सोचना कि शुद्ध हो जाएंगे मुस्लिम भाई, मैं आपको 2015 का इलेक्शन बिहार का याद दिलवाना चाहता हूं। वहां पर कई इलाकों में मुस्लिम भाइयों ने कह दिया था, ये जो गठबंधन था, त्रिकोणीय गठबंधन की महागठबंधन, कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको वोट डालेंगे ही। तो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मुस्लिम समाज में है आज के दिन, और ये महाभारत खत्म होना चाहिए। और जिन जिन को बुलाया गया है वो अपनी आस्था के अनुसार वहां जाएं। कांग्रेस, खासकर कांग्रेस पे दायित्व बड़ा बनता है। अगर आपको याद हो कि 80 के दशक में जब सबसे पहले एक धर्म संसद हुई थी विज्ञान भवन में, और वहां पर उसका समर्थन गुलजारीलाल नंदा का था। और उसके बाद राजीव के टाइम में, जैसा कि इलेक्शन के दौरान मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने बोला कि मंदिर के दरवाजे खुले, शिलान्यास भी हुआ। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, और कांग्रेस को वहां अपनी नुमाइंदगी करनी चाहिए, जिससे कि ये महसूस हो कि कांग्रेस पार्टी, जिसको ये पेंट किया जा रहा है कि ये तो अकलियतों के साथ है, ये सिर्फ अकलियतों की पार्टी है। कांग्रेस समस्त भारत की पार्टी है, फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है, और उसके गर्भ में से बड़े बड़े ऐसे नेता निकले हैं जिन्होंने बाद में जिसको धर्म की राजनीति कहते हैं, उसमें भी पहला कदम डाला और उसमें बढ़कर शिरकत की। मदन मोहन मालवीय मिसाल के तौर पे कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। बापू बड़े ओवर्ट तरीके से हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सब धर्मों को मानते थे। तो इसलिए इस पे दो राय की क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल, आपका जो सुझाव है, जी जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है विनोद जी, जो आपने बात की, जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है विपक्ष के खेमे में। अगर वो आपको सुन रहे होंगे तो अपना मन बना पाएंगे, क्योंकि 2024 से पहले जो 22 जनवरी होगी उसका काफ़ी दूरगामी इसका असर होगा। आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ और तमाम जो छोटी छोटी जानकारियां आ रही हैं आप तक बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो तैयारियां हैं उन्होंने गति पकड़ ली है, और इतने कई आयोजन वहाँ पर होने, और 16 तारीख से ही वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जो 22 जनवरी पर मुख्य कार्यक्रम होगा। तो
तो अयोध्या में अभिजीत मूर्त में संजीवनी नामक मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। वाराणसी में अयोध्या जा रहे धार्मिक विद्वानों के दल का नेतृत्व कर रहे लक्ष्मीकांत दीक्षित ने ये जानकारी दी है। आइए सुनाते हैं आपको। 22 जनवरी का जो मुहूर्त निकाला गया है, अभिजीत मुहूर्त में संजीवनी नाम का कितने सेकंड का मुहूर्त है, अति अल्प समय का मुहूर्त है। उस समय में मोदी जी के हाथ से जो विशेष पूजन का कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। कार्य चालू ही रहेगा, उस कार्य में वो सम्मिलित हो जाएंगे। और क्या 84 सेकंड के मुहूर्त में क्या होना, तो वो तो जो विशेष मुहूर्त निकाला गया है भारतवर्ष के उत्थान के लिए, उस कार्य को वो संपन्न करेंगे मोदी जी। तो ये तो प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात हो गई। अब मूर्ति की बात करते हैं। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी और यह तय करने के लिए आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक हुई। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने एनडीटीवी से कहा कि सभी सदस्यों ने मूर्तियों को देखकर अपना मत सौंप दिया है और अगले 3 दिनों में मूर्ति का चयन कर लिया जाएगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग हो चुकी है। गोविंद देव जी गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज बैठक हुई, क्या कुछ बातचीत हुई है? आज हमारी एक ही मुद्दे को लेकर के बैठक थी और इसमें तीनों प्रतिमाओं में किस प्रतिमा का चयन किया जाए, यह एक ही विषय था। उसका पहले से नीति निर्धारण किया गया कि हम लोगों को यह प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए और उसका नीति निर्धारण करने के पश्चात हम लोगों ने जाकर के सबने साथ में तीनों स्थानों में निरीक्षण किया और आकर के अपना अभिमत अलग अलग कागज के ऊपर दे दिया। अब इन सारे अभिमतों को जो कि अलग अलग कागज पर अलग अलग लोगों ने दिए हैं, उनको एकत्रित करके और हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय उसका निर्णय करेंगे। तो ये निर्णय होगा कब तक? अब देखो, ये निर्णय शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। हाँ, मेरी अपेक्षा ऐसी है, ये कोई हमने उनको कहा नहीं है या उन्होंने हमसे कहा नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा ऐसी है कि 3 दिन के भीतर ये निर्णय हो जाना चाहिए। अच्छा। कुछ आप लोगों ने मूर्ति देखी है, आप किस तरह की मूर्ति है महाराज जी, अगर कुछ बता सके? देखो, तीनों कारीगरों ने, तीनों घरानों ने अपने प्राण उंडेल करके 7 महीनों तक जो परिश्रम किया है और अयोध्या की भूमि में उन्होंने भगवान श्री राम को रात दिन याद करते हुए परिश्रम किया है। तो मुझे तो भगवान तो बाद में, लेकिन ये कारीगरों का ही अभिवादन करने का मन होता है। उन्होंने पूरे मन से इस काम को किया है। अब इस काम में कौन सी प्रतिमा का स्वीकार होता है नहीं होता है, ये तो दूसरी बात है। कलाकार कौन है महाराज जी, नाम बता दीजिए। एक में योगीराज हैं, दूसरे में पांडे जी हैं जयपुर के, और तीसरे में भट्ट घराने के कर्नाटक के हैं। अच्छा। हाँ, तो तीनों मूर्तियां खड़ी मुद्रा में हैं? तीनों मूर्तियां लगभग समान हैं, खड़ी मुद्रा में ही हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे, सूचना जो दी गई थी, उसी प्रकार की है। वे 51 इंच वो मूर्ति होनी चाहिए और उसके दोनों हाथ आजानुबाहु होने चाहिए, बाल स्वरूप होना चाहिए। ये सारी कॉमन बातें जो बतलाई गई थी, उन तीनों ने पालन किया है। ठीक है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, अयोध्या। और शाम हो चुकी है, रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, तो कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मुख्यमंत्री ने दौरा किया है, क्या हो रहा है अयोध्या में, जरा बता दीजिए अपडेट। अयोध्या में बहुत कुछ हो रहा है। जहां भी जाएंगे आपको तैयारियां दिखाई देंगी। जो लोग यहां पे अयोध्या की सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें हर जगह भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं, लाइटिंग दिखाई दे रही है, भगवान राम की धुन बज रही है। और इस धुन के बीच में अयोध्या में डेवलपमेंट के जो काम हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का दौरा है और 22 तारीख को जो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, उसको लेकर के तैयारियां बिल्कुल चरम पर हैं। अभी बात हो रही थी मूर्ति की। आज ट्रस्ट की बैठक हुई और बैठक में सभी मेंबर्स ने 3 अलग अलग जगहों पर जाके तीनों मूर्तियां देखी। इन मूर्तियों के बारे में आपको बताऊं कि ट्रस्ट ने 7 महीने पहले इन 3 मूर्तिकारों को बुलाया, जो कि देश के सबसे प्रतिष्ठित मूर्ति बनाने वाले लोग हैं।
इन तीनों मूर्तिकारों को बिठा करके ट्रस्ट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। उन्हें बताया गया कि कितनी हाइट होनी चाहिए, किस तरह का पोज होना चाहिए, किस तरह का मुख होना चाहिए, और ये सारी जानकारी देकर के ट्रस्ट ने इन तीनों को कहा कि आप तीनों अलग अलग जगहों पर रहेंगे और अलग अलग जगहों पर रह करके आप मूर्ति बनाएंगे। तो ये मूर्ति अब बनकर तैयार है। आज ट्रस्ट के सभी सदस्य पहुँचे इन 3 अलग अलग जगहों पर, तीनों मूर्तियां देखे, और मूर्तियां देखने के बाद इन सभी मेंबर्स ने अपनी अपनी तरफ से एक नंबरिंग की है कि कौन सी मूर्ति को कौन सा मेंबर ज़्यादा पसंद कर रहा है। जिस मूर्ति को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा, ट्रस्ट के मेंबर्स की तरफ से उस मूर्ति का चयन होगा। और एक एडिशनल जानकारी दे दूं कि इन 3 मूर्तियों में एक मूर्ति संगमरमर की है जो कि सफ़ेद है, और 2 मूर्तियाँ ग्रे ग्रेनाइट की हैं, यानी कि डार्क कलर की होंगी। इन 3 मूर्तियों में से कोई एक मूर्ति चुनी जाएगी, और ये जो एक मूर्ति चुनी जाएगी वो रखी जाएगी उस गर्भगृह में जो भगवान राम का स्थायी घर होगा। और जो 2 मूर्तियां हैं उसको लेकर के फैसला नहीं हो पाया है। हो सकता है ट्रस्ट अपने पास रखे, हो सकता है भगवान राम का जो मंदिर है उसी मंदिर में उस बाकी 2 मूर्तियों को भी कहीं आसपास विराजित किया जाए, और तीसरा विकल्प ये है कि ट्रस्ट उसको किसी म्यूज़ियम में रखवा दे ताकि लोग दर्शन करें। ये माना जा रहा है कि इन मूर्तियों को शायद किसी मंदिर में नहीं रखवाया जाएगा, क्योंकि भगवान राम की जैसी मूर्ति रामलला के अपने घर में है वैसी मूर्ति कहीं ना हो, इसकी भी कोशिश हो सकती है। और अगर डायमेंशंस की बात करें तो खड़ी मुद्रा में 5 साल के बालक राम, जिनकी हाइट 4 फीट 7 इंच होगी, अगर पैर से ललाट तक की बात करें तो 4 फीट 3 इंच के भगवान राम होंगे, और उसके बाद जो मुकुट है वो हिस्सा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। राजनीति से जुड़े कुछ और पहलू। जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक है? कुछ दिन से चल रही अटकलों पर आज मुहर लग गई। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सक्रियता को देखते हुए फैसला लिया गया। जेडीयू की कमान एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले ली है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले ललन सिंह ने ही नीतीश को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उसे मंजूर कर लिया। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह ने कहा है कि हम लोगों को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं और बीजेपी ने उनका अपमान किया है। और आइए सुनते हैं क्या क्या कहा है तेजस्वी यादव ने और केसी त्यागी, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उन्होंने। नए अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का निर्णय रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो, पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस जो महागठबंधन है उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे, और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत, हमारे सहयोगी, मौजूद है। प्रशांत, तो फिलहाल मुहर तो लग गई उस बात पे जो अटकलें आप लोग कुछ दिन से बता रहे थे, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है आगे क्या होगा जेडीयू में? उस लिहाज से जरा बताइए, क्या जानकारी, क्या सुनने में आ रहा है? देखिए, बैठक के बाद केसी त्यागी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब अध्यक्ष बन गए हैं जेडीयू के, और इस नाते एक तरह से वो भी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने से नीतीश कुमार एक जन जागरण यात्रा निकालने वाले हैं, जो संभवतः झारखंड से शुरू होगी और बिहार फिर आएगी। ये अभी उन्होंने नहीं बताया कि उसके आगे फिर उस यात्रा को कहाँ जाना है। तो एक तो ये तैयारी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी से इतर उनकी क्या भूमिका रहेगी, चूँकि वो इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन में अब चूँकि वो पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो इंडिया गठबंधन में क्या
उनको कोई और भूमिका दी जाएगी, उनकी भूमिका आखिर क्या होगी? क्योंकि कई दिनों से इस तरह की मांग पार्टी से भी उठती रही है, ऐसे कयास लगाए जाते रहे हैं कि उनको कम से कम इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए या पीएम उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसी भी मांग पार्टी की तरफ से उठती रही है। तो अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की क्या भूमिका होती है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में आज की बैठक में कहा कि वो चाहते हैं कि पार्टी एकजुट होकर चले और सबसे कहा कि साथ मिलकर चलिए। और यही चुनौती नीतीश कुमार के लिए होगी निधि, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही थी, ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों में खटास की खबरें थे। ये खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज़ हैं कि ललन सिंह की नज़दीकियाँ आरजेडी से बढ़ती जा रही है। तो आने वाले दिनों में चुनौती यही रहेगी कि नीतीश कुमार किस तरीके से पार्टी में जितने भी नेता हैं उनको एक साथ एकजुट करके किस तरह से आगे बढ़ते हैं और फिर पार्टी का स्वरूप और फिर इंडिया गठबंधन में जैसा मैंने कहा उसमें उनकी भूमिका क्या होती है। तो आगे चलकर ये बातें अनफोल्ड होंगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये किस तरफ मुड़ती हैं। बिल्कुल, 2024 के चुनाव से पहले कई हम ये राजनीतिक बदलाव और घटनाक्रम तेज़ी से देखेंगे, उसमें नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका। और देश की बात में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और आपको बता दें ब्रेक के बाद दिल्ली में जो असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के साथ शांति समझौते पर दस्तखत हुए हैं, उस पर और जानकारी देंगे। तो आज दिल्ली में असम का उग्रवादी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं। त्रिपक्षीय समझौते में उल्फा के अलावा केंद्र की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और असम सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। हालांकि उल्फा इंडिपेंडेंट फैक्शन परेश बरुआ की अगुवाई में जो ग्रुप है वो इसमें शामिल नहीं हुआ। ये समझौता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यहाँ पर जो गैरकानूनी इमिग्रेशन, लैंड राइट्स हैं स्थानीय लोगों के, इस सब पर इससे एक असर पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। इसीलिए असम, त्रिपुरा, हर जगह में सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज शांति का पहल हुआ। काफी सारे इलाका से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का विड्रॉ हुआ। आज असम में खाली 15% इलाका में ही आपसा है, बाकी 85% इलाका से आपसा का विड्रॉ भी हो चुका है। ये एकॉर्ड का बाद मैं विश्वास करता हूं कि असम में पूरा स्थायी शांति आएगा और ये एकॉर्ड के लिए मैं अल्फा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ने ये स्वीकार किया, आप लोग ने ये निर्णय लिया कि भारत सरकार का और असम सरकार का साथ एकॉर्ड करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज 4 साल पूरे उनके हो रहे हैं और इस मौके पर आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 4,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही करीब 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 60 की बजाय 50 साल की उम्र में ही बुजुर्ग पेंशन दी जाएगी। हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब
इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मुंबई हमलों के दोषी आतंकी हाफिज सईद को भारत को सौंपे। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान की सरकार को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेज दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया, उन काफी मामलों में इंडिया में वांटेड है। वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है। इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।